कोटपुतली का बड़ा मुद्दा चल रहा है डीजे कोर्ट को लेकर। और कहीं न कहीं अभी आप बता भी रहे थे कि जो सीएस आया था उससे मिलने भी नहीं दिया गया, कई मांगे थी उनकी। कहाँ तक रामसूप कसाना कहाँ तक दौड़ेगा? इसको डीजे कोर्ट घर में नल कोटपुतली के में रूप में जाएगा। लाने मेरे को जो लगता है कि जिस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसी कोई इनके पास अलग से ही शक्ति है जिससे डायरेक्ट प्रत्येक घर में प्रत्येक खेत के अंदर जब भी किसान को आवश्यकता पड़ेगी तो वो ताली बजाएगा, तुरंत राजस्थान पानी की व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया। पिछले दिनों पूर्व सरकार में मंत्री रहे खाचरियावास के मकान पर ईडी की रेड पड़ती है, अनेकों चर्चाएं भी होती हैं। ईडी की व्यवस्था सहित भाजपा के लिए क्या करें? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि राजस्थान के कि अंदर जो ईआरसीपी का जो नाम था उसका राम जल सेतु नाम किया गया है। क्या लगता है इस शासनकाल में क्या धरातल पर ये उतर पाएंगी आपके व्यवस्था? यहाँ सीएसआई कोटपुतली के अंदर, और इससे बड़ी क्या आप अपने आप में मैं तो कहता हूँ कई नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हमारे साथ कोटपुतली से कांग्रेस नेता व पूर्व संसदीय सचिव रामसूप कसाना जी हैं। बातचीत करते हैं व्यवस्थाओं को लेकर। कोटपुतली में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उनसे रूबरू आपको करवाते हैं। क्या कहेंगे सर कोटपुतली की व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से कोटपुतली के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं, जिस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है, अधिकारी किसी की मानते नहीं, कोई काम के कहीं भी अगर कोई मजदूर कोई जो तकलीफ में व्यक्ति जब अधिकारियों के पास जाता है तो उससे मिलने के लिए टाइम नहीं। और यहाँ तक कि जब आपके यहाँ सीएसआई कोटपुतली के अंदर, और इससे बड़ी क्या आप अपने आप में मैं तो कहता हूँ कई बार मैंने कहा, मैंने पहली बार देखा कि काम होंगे या नहीं होंगे एक अलग बात है, लेकिन जो जिस व्यक्ति को जो दुख तकलीफ है उस तक दुख तकलीफ को लेकर वो जाए कहाँ? वो जब अधिकारियों से मिलने के लिए जाए। और इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि उनको भी बंद कर दिया जाए और उनसे मिलने तक नहीं दिया जाए। तो आप समस्याओं के समाधान की तो बात क्या करोगे जब समस्याएं सुनने को ही यहाँ का अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी तैयार नहीं, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा? समस्याओं का समाधान तभी होगा तब आप उनको सुनेंगे, आप उनके बारे में समझेंगे कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ जो तानाशाह रवैया अपनाया हुआ है, और खास तौर से एक मैं कोटपुतली की बात नहीं करूंगा, पूरे राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था, जिस प्रकार का जो अधिकारियों का, जिस प्रकार का पूरे राजस्थान में, आप ये कह नहीं सकते कि राजस्थान में कोई सरकार है। अगर सही मायने में कोई है तो यहाँ के अफसर लोग हैं जो पूरे राजस्थान को चलाने का काम कर रहे हैं। उनको न किसी गरीब से कोई मतलब है, न किसी मजदूर से, न किसी को जो व्यक्ति जिसको दुख है तकलीफ है उससे कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ कुर्सी पर बैठना है, एसी की हवा खानी, किसी का काम हो या नहीं हो, किसी से मिलना हो या नहीं हो, ये उनको कोई लेना देना। कसाना जी, अभी एक कोटपुतली का बड़ा मुद्दा चल रहा है डीजे कोर्ट को लेकर। और कहीं न कहीं अभी आप बता भी रहे थे कि जो सीएस आया था उससे मिलने भी नहीं दिया गया, कई मांगे थी उनकी। कहाँ तक रामसूप कसाना कहाँ तक दौड़ेगा इसको डीजे कोर्ट कोटपुतली में ही लाने को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं खास तौर से, चाहे वो कोटपुतली के अधिवक्ता हो, चाहे विराटनगर के हों, चाहे पावटा के हों, चाहे बानसूर के हों, चाहे अपने नारायणपुर के, उन सभी मेरे भाइयों को दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि सोई हुई कोटपुतली की जनता को उन्होंने जगाने का काम किया। और जिस प्रकार से जो बातें थी कि भाई डीजे कोर्ट, ये तो धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा उन अधिवक्ताओं का जिन्होंने समय रहते हुए हम सबको सचेत भी किया और उसके लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। यहां तक कि उन्होंने, आप ये मान के चलो, लगभग 45 से 60 दिन तक उन्होंने धरना दिया। आप ये सोच सकते हो उनका परिवार कैसे चला होगा, वो किस दुविधा से वो गुजरे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया। और उन्होंने हमें भी एक प्रेरणा दी कि जब वो बिगर सब कोई स्वार्थ को त्याग कर, हर बात को त्याग कर, और जब वो लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डीजे कोर्ट के लिए रामस्वरूप कसाना ही नहीं, कोटपुतली ही नहीं, विराटनगर हो, पावटा हो, नारायणपुर हो, बानसूर हो, प्रत्येक नागरिक जब तक लड़ेगा जब तक कि उनको डीजे कोर्ट नहीं मिलेगा। क्या लगता है कितना आश्वासित आप करेंगे, क्योंकि सरकार आपकी है नहीं फिलहाल, आप कहाँ तक दौड़ेंगे? मैं ये कह सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो कोटपुतली से विधायक हंसराज जी पटेल, विराटनगर से कुलदीप जी धनकर, बानसूर से देवी सिंह जी, उन्होंने एक विश्वास दिलाया आम जन को कि आप सबको हम विश्वास दिलाते हैं। और अब जो अधिवक्ताओं का जो अनशन था वो भी उन्होंने समाप्त किया है इस विश्वास के ऊपर कि डीजे कोर्ट कोटपुतली में खुलेगा। और हम सब लोग आपको एक और विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, खास तौर से पूरे जिले को, कि अगर डीजे कोर्ट के साथ फिर किसी प्रकार की कोई भी छेड़खानी हुई
तो कोटपुतली का प्रत्येक व्यक्ति, कोटपुतली जो जिला है उसका प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है उसको जगाने के लिए दिन रात हम लोग मेहनत करेंगे और उसको तब तक जगाते रहेंगे जब तक कि वो सही मायने में नींद से जग नहीं जाए। जिस तरीके से कसाना जी अभी राजस्थान की व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया, पिछले दिनों पूर्व सरकार में मंत्री रहे खाचरियावास के मकान पर ईडी की रेड पड़ती है, अनेकों चर्चाएं भी होती हैं। ईडी की व्यवस्था सहित भाजपा के लिए क्या कहेंगे? देखिए, कई बार हमारे देश का जो संविधान है उसमें हर किसी को अलग अलग प्रावधान, लेकिन जैसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और जब भी कोई विपक्ष पार्टी उन पर हमला बोलती है तो जिस प्रकार से लोग पहले अपने, चाहे राजा हो, वो पहले सेनापति को युद्ध के लिए उतारते थे, उसी प्रकार आज ये लोग ईडी का पहले इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर शिकंजा कसते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसी ईडी की कार्रवाई में कोटपुतली, जयपुर पहले पूर्व मंत्रियों पे हुई और उन मंत्रियों को भ्रष्ट, बेईमान, पता नहीं क्या क्या कहा इस सरकार ने। और जैसे उन मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाया गया तो वो एकदम गंगा की तरह पवित्र, शुद्ध, और उनको ये कहा कि ऐसे नेता ही नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे देश की, मैं तो आज कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े और अब हम चोरों से लड़ रहे हैं, और जब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप पूर्व संसदीय सचिव आप रहे हैं, अगर आगामी दिनों में जैसे सरकारें पलटती रहती हैं, राजकाज बदलता रहता है, क्या कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के नेता भी इस प्रकार की कार्रवाई का रवैया अपनाएंगे जैसे अभी बीजेपी के साथ देखिए, हुआ है? कांग्रेस अगर ये अपनाती जब तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं होता। कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है, आमजन में विश्वास रखती है, भाईचारे में विश्वास रखती है, एक दूसरे के विकास में विश्वास रखती है, न कि भाई को भाई से लड़ाने में विश्वास रखती है, न ऐसा है कि किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करके किसी को डराने का, धमकाने का। आप देखते हैं कि कांग्रेस के शासन में मीडिया खुल के बोलता था, कोई भी बात होती, आप कई केस उठा के आज मीडिया में कोई भी ऐसा मुद्दा बता दो आप, जो नेशनल मुद्दा हो, और मीडिया उसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल के दिखा दे। इन सब, जिस प्रकार का इन लोगों ने जो तानाशाही जो रवैया अपना रखा है, ये संविधान को ही नहीं, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी राजस्थान भर में अनेकों मामले आते रहते हैं, कभी बात करें महिलाओं के साथ अत्याचार सहित अनेकों अव्यवस्थाएं भी आप देखते रहते हैं, लगातार मैं देखता भी रहता हूँ, आप बोलते रहते हैं, क्या कहेंगे इस वर्तमान स्थिति को? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कोई सरकार ही नहीं है, क्योंकि सरकार भी जो बनी वो पर्ची की सरकार बनी, और उनको आज तक ये विश्वास नहीं है कि पर्ची की सरकार राजस्थान में है। और अफसरों ने जिस प्रकार का जो रवैया अपना रखा है, आप ये देखिए, कहीं भी चले जाओ पूरे राजस्थान में, आपको सिर्फ थोती घोषणाओं के अलावा धरातल पर एक भी काम नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले, कैसे भी चले जाओ, आपको काम चलता हुआ नजर नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि जुमलेबाजी, हम अपने यहाँ बता रहे थे कि अभी हम पानी डालेंगे बांध के अंदर। हमारे भी कोटपुतली के अंदर 2 बांध थे, आपके यहाँ 3 बांध थे, विराटनगर के अंदर। पानी डालने की तो बात छोड़ो, एक पाइप भी डला के आप तक, ये सिर्फ घोषणा कर सकते हैं। किसान के लिए आप ये बताओ कि जैसे ही फसल कटी उसके बाद में उनको सरसों खरीदने गया, लेकिन सरसों कब से खरीद रहे, किस रूप में खरीद रहे, डेली की तुलाई क्या हो रही है? आप जब जाओगे गहराई से, आज भी किसान सरसों लेके आता है इस गर्मी के अंदर, तो वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा है इस बदहाली के अंदर। और अब जो स्थिति बनी हुई है, वो आप एक बार अगर सही मायने में, तो आप मंडी के अंदर चले जाओ, आपको संपूर्ण पता चल जाएगा कि सरकार की स्थिति क्या है, कहते क्या है और करते क्या है। अभी आपने कहा कसाना जी की जो ईआरसीपी का जो नाम था उसका राम जल सेतु नाम किया गया है, क्या लगता है इस शासनकाल में क्या धरातल पर ये उतर पाएंगी व्यवस्थाएं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग तो पता नहीं कब से राम को जानते हैं। हमारे तो पूर्वज, जब भी लोग, हम तो जब छोटे छोटे थे तो घर में सबसे पहले अगर कोई आता तो कोई बात भी करते हैं ना, तो हम करते हैं कि राम राम साहब, उसके बाद में अपनी बात स्टार्ट करते हैं। और नाम रखने से क्या, अगर आप रखो ना, ये तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि राम सेतु नाम बहुत अच्छी बात है। हमारे जो जिन्होंने मर्यादा स्थापित की, उनके नाम से अगर कोई योजना है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन उसको धरातल पे तो लेके आओ आप। अब अच्छा आएगी कैसे ये तो बताओ, मतलब कैसे लेकर आओगे? बजट में न केंद्र में प्रावधान है, न राज्य सरकार ने प्रावधान किया, तो कैसे लेकर आओगे? या तो इनके पास कोई ना कोई, जिस प्रकार से मोदी जी कहते थे कि मैं जो काला धन छुपा हुआ है विदेशों में उसको लेके आऊंगा और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा, उसी प्रकार से हो सकता है कि ये ऐसी कोई योजना हो इनको जो लोगों को नहीं बताना चाह रहे हो, तुरंत प्रभाव से किस टाइम डाल दे, वो पैसा भी आप हमारे सबके लोगों के खाते में आने वाला है, जो लोग गरीब है उनके खाते में आने वाला है। उसी प्रकार हो सकता है ऐसे ही पानी भी सभी को उपलब्ध तो कराया क्या जाए। पानी भी डायरेक्ट किसी के घर में नल के रूप में जाएगा? मेरे को जो लगता है कि जिस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसी कोई इनके पास अलग से ही शक्ति है कि जिससे डायरेक्ट बिगर वित्तीय स्वीकृति हुई है, उसका प्रावधान नहीं है कि इतना पैसा इसमें खर्च होगा, वो पैसा आएगा कहाँ से। लेकिन ये जिस प्रकार की जो इन्होंने बातें की, उनसे कुछ ना कुछ लगता है कि कोई ना कोई इनके पास ऐसा है जिससे डायरेक्ट प्रत्येक घर में, प्रत्येक खेत के अंदर जब भी किसान को आवश्यकता पड़ेगी तो वो ताली बजाएगा, तुरंत पानी डाल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व संसदीय सचिव रामसुख कसाना, जिन्होंने तमाम व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।